गुड मॉर्निंग छात्रों। आज की मनोविज्ञान की कक्षा में पुनः एक बार आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की, क्योंकि व्यक्तित्व अपने आप में एक बड़ा विषय है। आगे हम पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व मापन को कैसे मापा जाता है। कितनी भी सावधानियां अच्छे से अच्छे मनोवैज्ञानिक इसको मापने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम अच्छी प्रकार से नहीं माप सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। बात करते हैं हम पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व की, क्योंकि व्यक्तित्व शब्द जो पहले रखा वो एक लैटिन भाषा के शब्द, क्योंकि पर्सनालिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, नकाब। आपने रामलीला और नाटक देखे होंगे, उसमें व्यक्ति एक अपना एक रूप बदलता है और उस रूप के अनुसार व्यक्ति उसका एक मुखौटा धारण कर लेता है, और हम देखने वाला जो सामने वाला दर्शक होता है उसको वो वही व्यक्ति दिखाई देता है। तो कहने का मतलब सामने से जो व्यक्ति जिस रूप में दिखाई दे रहा है, जिस रूप में हमें उस चीज को महसूस कर रहे हैं, उसी को हम उसका व्यक्तित्व मान लेते हैं। और आपने देखा होगा कि किसी ने अगर राजा का रोल किया है, राजा का मुखौटा धारण किया है, तो उसके आंतरिक गुण और बाहरी रूप दोनों मिलकर के उसको हम ऐसा महसूस, वो खुद अपने आप को ऐसा मानने लग जाता है कि मैं राजा हूँ। कोई भिखारी का रूप करता है तो वो कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन उसके भाव, उसके अंदर के विचार, कहने का मतलब उसका मुखौटा एक तरह से भिखारी का रूप ले लेता है। तो कहने का मतलब शुरुआत में जब इस चीज को हमने देखा कि व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी शब्द व्यक्तित्व क्यों रखा गया, क्योंकि ये लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। शुरुआत में व्यक्ति के सिर्फ देखने से, उसके डील डाल से और उसके बाहरी रूप के आधार पर ही हम उसके व्यक्तित्व का आकलन करते थे कि देखो क्या पर्सनालिटी है, ये पहलवान है, ये कमजोर है ना, इस ये गोरा है, ये काला है। तो कहने का मतलब शुरुआत में व्यक्ति का एक तरह से मुखौटा, नकाब कैसा है, उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व की हम गणना करते थे। लेकिन आज यदि हम देखें तो वो परिभाषा बदल गई है, मनोविज्ञान के अनुसार वो स्थितियां बदल गई हैं, और आज जो स्थिति इस प्रकार की है कि उसके सिर्फ बाहरी रूप को न देख करके, उसके आंतरिक भावों को और आंतरिक रूप को देख करके, बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों को देख करके ही हम उसके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। बाहरी स्थिति के अनुसार आप बहुत सी परीक्षाएं देते हैं, और कई परीक्षाओं में आप देखते हैं कि इंटरव्यू रखा जाता है। तो इंटरव्यू क्यों रखे जाते हैं, साक्षात्कार क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि आपकी योग्यता तो उन्होंने टेस्ट के आधार पर देख ली, लेकिन बाहरी रूप और बाहरी व्यवहार आपका क्या है, आपके अंदर क्या छिपा हुआ है, उस चीज को जानने के लिए वो आपके साक्षात्कार रखते हैं। तो आज यदि हम व्यक्तित्व की गणना करें, व्यक्तित्व को माने, पर्सनालिटी को समझें, तो आज सिर्फ बाहरी रूप न रख करके सिर्फ बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों को, दोनों गुणों को समावेश करके ही व्यक्तित्व कहा जाता है। क्योंकि ऑलपोर्ट की एक बढ़िया परिभाषा है, उस आधार पर हम इस चीज को समझ सकते हैं। ऑलपोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेही, दो शब्द है इसमें, मनो और देही। मनो का मतलब आंतरिक भाव और देहिक का मतलब शारीरिक भाव। तो देखने से और अंदर से समझने से वो व्यक्ति कैसा है, तो व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक का मतलब होता है एक तरह से डायनेमिक, परिवर्तनीय, मतलब परिस्थितियां कैसी हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, सब आप कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, उसके अनुसार आप अपने आप को बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है, क्योंकि ये वही व्यक्तित्व है कि आप वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लें। क्योंकि मनो और देह आप अपने स्थिति के अनुसार बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों को मिलाकर के ही आज हम व्यक्तित्व को देखते हैं, जो कि ऑलपोर्ट ने अपनी परिभाषा में कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। इसी प्रकार एक वाटसन की भी परिभाषा है
और वाटसन ने कहा है कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। कहने का मतलब आप दिखाई कुछ दे रहे हैं और आपके कार्य, आपके अंदर के भाव चोर जैसे हैं या आप दूसरों की बुराइयां करते हैं, तो ये आपके आंतरिक भाव हैं। तो कहने का मतलब आप वही कार्य करेंगे जो आपके अंदर छुपा हुआ है ना। मैं कहूँगा आपको कि चंद्रमा में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपके अंदर के भाव, आप चंद्रमा को देख करके एक तो कहेगा कि इसमें एक शेर का मुंह दिखाई दे रहा है, कोई कहेगा कि दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही चीज है लेकिन अलग अलग क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके अंदर के भाव है। आप तो कहने का मतलब वाटसन ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व। कहने का मतलब आप जो वही करेंगे, वही कार्य करेंगे जो आपके आंतरिक भावों के अंतर्गत जो प्रकट होगा। इसीलिए एक गिलफोर्ड की भी परिभाषा है, और गिलफोर्ड ने ये कहा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। क्योंकि गुण कहाँ से आते हैं, बाहरी रूप रंग अलग है, लेकिन गुण कहाँ से आते हैं, गुण आपके आंतरिक भाव है। गुण आपके अंदर से छुपे हुए एक शक्ति है जो बाहर निकलती है, और व्यक्तित्व गुणों का ही क्या है मानते हैं, और क्या कहते हैं ये गिलफोर्ड, कि आप गुणों का ही एक समन्वित रूप है। ऐसे ही यदि हम वैलेंटाइन की परिभाषा के अनुसार देखें तो व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। क्योंकि जन्मजात तो कुछ होती ही है, आप गॉड गिफ्ट या पैतृक या आप जीनों के माध्यम से तो गुण आपके अंदर आएंगे ही, लेकिन क्योंकि ऑलपोर्ट ने ये कहा है कि आप वातावरण के अनुसार समायोजन स्थापित कर लेते हैं, तो वातावरण के अनुसार आप कुछ प्रवृत्तियां अर्जित करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति है जो कि उसको खेलने से डर लगता है, लेकिन आप परिस्थितियां ऐसी रखें, उसके लिए वातावरण ऐसा दें, उसको एक्सरसाइज ऐसी करवाएं, तो वो भी एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो कहने का मतलब आपने व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही क्या है, व्यक्तित्व है। तो कहने का मतलब हम सीधी सी बात समझें कि वास्तविकता में जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व जो है शरीर और मानसिक गुण जो समय और परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, व्यक्तित्व कहेंगे। व्यक्तित्व एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसको जीवन में आगे अग्रसर बढ़ने की कोशिश करता है और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए यदि हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में देखें या प्रकार के व्यक्तित्व के टाइप्स प्रकार के बारे में हम देखें कि व्यक्तित्व के कौन कौन से वर्गीकरण हैं, तो शुरुआत में यदि हम देखें तो मैंने पहले भी कहा था छात्रों कि शुरुआत में व्यक्तित्व को सिर्फ बाहरी रूप रंग के आधार पर ही देखा जाता था, इसी के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। और शुरुआत में जो सबसे पहला जो वर्गीकरण दिया था वो क्रेचमर ने दिया था, और क्रेचमर ने उसकी शरीर के संरचना के आधार पर उसको वर्गीकृत किया था कि व्यक्ति शरीर संरचना के आधार पर कैसा है। और शरीर संरचना के आधार पर जो पहला वर्गीकरण है वो क्रेचमर का है, और उन्होंने 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया था। 3 भागों में कैसे बांटा था कि जैसा व्यक्ति दिखाई देता है उसी के अनुसार उसके व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया जाता है। कैसे, जैसे उसमें पहले क्योंकि शरीर संरचना के आधार पर ये वर्गीकरण है, इसीलिए पहला जो भाग बताया था उन्होंने वो बताया स्थूल का है, या जिनको कहते हैं नाट्य व्यक्ति। स्थूल का है शब्द से ही जाहिर है, नाट्य व्यक्ति बौने छोटे कद वाले, इनका जो शरीर है वो छोटा कद होता है, शरीर इनका मोटा होता है, कहने का मतलब चर्बी युक्त होता है, पेट इनका बाहर निकला हुआ होता है, और चेहरा इनका गोल होता है। ऐसे व्यक्ति क्रेचमर ने स्थूल काय की श्रेणी में रखे हैं। और ये जो व्यक्ति हैं क्योंकि इनका कद कैसा है, छोटा, शरीर मोटा है, चर्बी युक्त है, पेट कुछ बाहर निकला हुआ होता है, चेहरा इनका गोल होता है, और स्वाभाविक दृष्टि से यदि देखें तो ये बड़े मिलनसार, विनोद प्रिय तथा सामाजिक होते हैं। और क्योंकि ये नाट्य व्यक्ति हैं, कद इनका छोटा है, मोटे हैं, इसीलिए ये कुछ अपने स्वभाव की दृष्टि से क्रेचमर ये कहते हैं कि ये मिलनसार होते हैं, सबसे मिलकर के चलते हैं, ये विनोद प्रिय होते हैं तथा सामाजिक समाज में ये अच्छी प्रकार से अपनी भागीदारी निभाते हैं। दूसरे वर्गीकरण की हम बात करें तो वो बताया था उन्होंने सुडोलकाय, या इसको हम कहते हैं खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले। सुडोलकाय से आप जानते हैं कि इनकी सुडोल का मतलब इनकी मांसपेशियां कैसी होंगी, मजबूत होती हैं, ये पहलवान प्रवृत्ति के होते हैं, मजबूत मांसपेशियों वाले होते हैं, और स्वभाव की दृष्टि से देखें तो ये गुस्सा करने वाले होते हैं, क्योंकि पहलवान को आप दूर से ही देख सकते हैं
और जब वो आते हैं तो आप भी उनसे दूर हटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सुडौलकाय हैं, इनकी मांसपेशियां मजबूत है, ये पहलवान प्रवृत्ति के हैं, मजबूत मांसपेशियों वाले हैं, इसीलिए इनके अंदर गुस्से का भाव ज़्यादा रहता है। और यदि हम तीसरे बिंदु की बात करें तो ये तीसरे जो है वो है क्षीणकाय, या इनको कहते हैं दुर्बल शरीर वाले। क्षीणकाय पतले दुर्बले होते हैं, शरीर से ये शक्तिहीन होते हैं, इनका पेट जो है पीठ से लगा हुआ होता है, बहुत दुर्बल शरीर है इनका, निर्बल शरीर है। और ये स्वभाव की दृष्टि से देखें तो ये स्वाभाविक दृष्टि से ये चिड़चिड़े और सामाजिक दृष्टि से असमायोजित होते हैं, क्योंकि समाज में ये अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति साबित नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते ये देखें, क्योंकि शरीर संरचना के आधार पर सबसे पहला जो वर्गीकरण क्रेचमर ने दिया था, और क्रेचमर ने उसकी शरीर की संरचना कैसी है, उस शरीर की संरचना के आधार पर ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसको उन्होंने 3 भागों में बांटा। स्थूलकाय, जिनका कि शरीर छोटा, मोटा और चर्बी युक्त होते हैं। तीसरे जो बताए थे वो सुडौलकाय, जिनका शरीर खिलाड़ी की प्रवृत्ति का होता है। और तीसरे जो बताए थे वो है क्षीणकाय, दुर्बल शरीर वाले, या इनको हम कहते हैं निर्बल शरीर वाले, जिनका शरीर ये शक्तिहीन होते हैं तथा इनका पेट पीठ से लगा हुआ होता है। और ये स्वभाव की दृष्टि से देखें तो छात्रों ये चिड़चिड़े होते हैं। तो कहने का मतलब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो शुरुआत में सिर्फ उसको बाहरी रूप रंग के आधार पर ही देखा जाता था, इसीलिए क्रेचमर ने जो वर्गीकरण दिया था वो उनकी शरीर की संरचना के आधार पर दिया था, क्योंकि वास्तविकता में जो शरीर उनका कैसा है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं, ऑलपोर्ट ने भी ये बताया था कि वर्गीकरण जो है, व्यक्तित्व जो है वो आज वो परिभाषा पुरानी बदल चुकी है। आज जो व्यक्तित्व है वो बाहरी रूप और आंतरिक भाव, आंतरिक रूप दोनों की मिलाकर के ही हम व्यक्तित्व की गणना करते हैं। और आने वाली जो विधियां होंगी व्यक्तित्व मापन की, उनमें भी ये साफ साफ बताया होगा कि वास्तविकता में बाहरी रूप रंग के आधार पर और आंतरिक भावों के आधार पर हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, आगे जो दूसरा जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण दिया था वो शेल्डन ने दिया था। और शेल्डन ने भी, क्योंकि ये क्रेचमर के तुरंत बाद दिया था, और शेल्डन का जो वर्गीकरण है वो भी उन्होंने शरीर की संरचना के आधार पर ही प्रस्तुत किया था। और शरीर संरचना के आधार पर दूसरा जो वर्गीकरण है वो शेल्डन का है। चलो, धन्यवाद।